गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल तक हमने क्या किया था, कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन किया था। कैपिटल मार्केट के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स और कैपिटल और मनी मार्केट में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो करा था। आज हम करेंगे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वैसे ही हमारे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दोनों में फ़र्क, उनके इंस्ट्रूमेंट का नाम भी अलग है और दोनों की नेचर भी अलग है। नेचर तो क्या है कि वे मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होती थी, अब कैपिटल मार्केट में ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। और इनके नाम सब क्या होंगे, क्या है, पहला तो इक्विटी शेयर्स। शेयर क्या होता है, कंपनी की जो टोटल पूंजी होती है, कंपनी की जो टोटल पूंजी है उसमें से उसके जो हम छोटे छोटे हिस्से करते हैं तो उसको कहते हैं हम एक एक शेयर, उसे कहते हैं शेयर्स। तो वो शेयर हमारे कितनी तरह के होते हैं, शेयर्स हमारे दो तरह के होते हैं। शेयर्स जो हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी को हम कहते हैं समता, हिंदी में कहते हैं समता अंश, और प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स से हम शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ आर कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर, इनको हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं, साधारण शेयर। ये इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के असली स्वामी होते हैं, रियल ओनर होते हैं, एक्चुअल कंट्रोल इन्हीं के पास होता है कंपनी का। ये इनकी फीचर्स है एक तरह से। तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखो, मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम के बाद आपका जो शेयर है वो मैच्योर हो जाएगा, इसका मतलब आपको आपके पैसे रिटर्न मिल जाएंगे, ये होता है मैच्योरिटी का मतलब। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है, शेयर्स होते हैं, इसमें क्या है, परमानेंट कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड बाय द इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में क्या करते हैं, अपना पैसा देते हैं, तो वो एक परमानेंट कैपिटल है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल है। इसको जो है कंपनी के लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करा जाता है, कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, केवल कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द कंपनी, जब कंपनी को ख़त्म करते हैं तब करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर, कंपनी जो है अपने खुद के शेयर वापस नहीं खरीद सकती एज़ पर द प्रोविजन ऑफ 1956 कंपनीज एक्ट। लेकिन अब हमारे पास कंपनीज एक्ट नया है, कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013। आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स में यही वाला एक्ट पढ़ोगे, कंपनी लॉ में भी यही पढ़ोगे आप। तो जो हमारा 2013 है ये हमें बायबैक की परमिशन देता है। ठीक है, अपने आप खुद के शेयर कंपनी जब खरीदती है उसे हम बायबैक कहते हैं। इसको आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भी आप इसका ट्रीटमेंट करोगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये हो गया आपका मैच्योरिटी पीरियड। आपके सेकंड सेमेस्टर की सबसे खास बात पता क्या है, यही कि आपका जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। देखो आपके पास IFS है, इसमें आप कंपनीज़ का ये पढ़ते हो, शेयर्स पढ़ते हो। ठीक है, फिर आपके पास इन्हीं शेयर के ट्रीटमेंट के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स है, फिर आपके पास कंपनी के ट्रीटमेंट के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके इतने इंटर रिलेटेड हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छे से हो सकती है अगर आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिलेट करके पढ़ो तो। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेम टू द प्रॉफिट। प्रॉफिट पे क्लेम का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, ठीक है, उसके वो कैसे बढ़ता है, पहले तो उस प्रॉफिट में से टैक्स जाता है। ठीक है, पहले तो इंटरेस्ट जाता है उसका किसका, इसका डिबेंचर होल्डर्स का, फिर उसमें से आपका टैक्स कटता है, फिर जो बचता है आपका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से ये सब माइनस करके ये आपका किस में जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाता है सबसे पहले। उसके बाद भी जो बच गया वो जाता है कहाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। तो क्लेम कैसा है इनका प्रॉफिट पर, इनका रेसिडुअल क्लेम है, मतलब ये इनको तो इनको एट द एंड मिलेगा इन्हें अगर बच जाता है तो। आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे हैव द राइट टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट है क्लेम ऑफ एसेट। एसेट का क्लेम करने का मतलब है कि कंपनी की जितनी एसेट्स है उस पर शेयर होल्डर्स का पूर्ण अधिकार है, क्यों, क्योंकि वे ऑनर है कंपनी के, और वो पूर्ण अधिकार है, वो अधिकार की सीमा कितनी है उसको हम कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। आगे आप वो पॉइंट भी करोगे।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वोटिंग राइट। वोटिंग राइट का क्या मतलब है कि जो आपकी जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिसे हम एजीएम कहते हैं लास्ट शॉर्ट फॉर्म में, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग किसी कंपनी की बाई मंथली होती है, क्वार्टरली भी होती हैं, ईयरली भी होती हैं। तो उसमें जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक्चुअल शेयर होल्डर्स जो ओनर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं ताकि कंपनी की डिसीजन मेकिंग में उनको एक हिस्सा बनाया जा सके। वो किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। फिर है प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब है कि जब कंपनी जिसमें अपने शेयर दोबारा इशू करती है, तो नई क्लास ऑफ शेयर इशू करती है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफ़र करेगी। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का एक अधिकार होता है कि वो उसमें से अपना मांग सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उस राइट को कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। इसमें क्या लिखा है कि वेन एवर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रपोजेज टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय द अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर, उसको अपनी कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब उसको अपने फर्दर इशू के लिए जाना है शेयर। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को बने 2 साल हो चुके हैं, और या फिर एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द फर्स्ट अलॉटमेंट, विच एवर इज़ अर्लियर। या तो कंपनी को बने हुए 2 साल का पीरियड हो जाना चाहिए, या फिर उसके जो फर्स्ट इशू किया होगा उसने शेयर, उसके 1 साल बाद, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले आती है, ठीक है, उसमें वो अपना नया शेयर इशू करती है, तो उसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट है कि वो उसमें अपना क्लेम मांग सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कि उनका अधिकार कंपनी की संपत्तियों में वहीं तक है जहाँ तक उन्होंने अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रखा है, जितना पैसा उन्होंने निवेश कर रखा है। ये हो गया आपका इक्विटी शेयर्स। अब आपके नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर्स। आपका प्रेफरेंस शेयर्स कितना, प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या? पूर्वाधिकार अंश। इनको पूर्वाधिकार किन किन तरीके से मिलता है? एक तो प्रेफरेंस मिलती है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो प्रॉफिट बढ़ता है उसको कहते हैं। देखो, जो आपका प्रॉफिट होता है ना बेटा, वो 2 तरीके, वो आपका किस किस में बढ़ता है? एक तो मेनली आपका, एक तो डिवेंचर होल्डर्स में बढ़ता है, एक आपका शेयर होल्डर में बढ़ता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का हिस्सा डिवेंचर्स को मिलता है ना, उसको कहते हैं इंटरेस्ट, और जो प्रॉफिट का हिस्सा आपके शेयर्स को मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉफिट का ही एक रूप है, लेकिन ये रूप डिपेंड करता है नाम किसकी वजह से चेंज कर जाते हैं, डिवेंचर को मिल रहा है या शेयर होल्डर को मिल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर्स पे मिलता है, डिविडेंड हमेशा शेयर्स पे मिलता है। तो प्रेफरेंस, डिविडेंड लेने में प्रेफरेंस होगी इनकी। और सेकंड प्रेफरेंस क्या आएगी? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी को हम ख़त्म करते हैं, लिक्विड करते हैं, उसे उसका विलय करते हैं, तो आप जो एसेट्स बढ़ती हैं वो सबसे पहला अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में किसको मिलता है? इसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने टाइप के हैं? देखो, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचित होना। इसका मतलब कि अगर आपको 1 साल में प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिला है, तो आपको अगले साल में जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें पिछले साल का इंक्लूड होकर मिलेगा। उससे कहते हैं क्यूमुलेटिव, मतलब आपका जो प्रॉफिट्स है वो संचय हो रहे हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में आपको पिछले, अगर 1 साल नहीं मिला तो वो अगले साल भी नहीं मिलेगा, अगले साल को जो मिलेगा वो उसी साल का होगा, पिछले साल का उसमें मिला हुआ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका भुगतान कंपनी अपने अवधि के दौरान कर देती है, एक आफ्टर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वो होते हैं रिडीमेबल। नेक्स्ट है इरिडीमेबल, जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल की अवधि में नहीं करती है। आफ्टर लिक्विडेशन कर दे वो बात अलग है, लेकिन बिफोर लिक्विडेशन नहीं करती है। फिर नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब कि पार्टिसिपेशन किस चीज़ में? प्रॉफिट में या वोटिंग राइट्स में? पार्टिसिपेशन किस चीज़ में? प्रॉफिट में या वोटिंग राइट्स में? ये आपको मिलेगा सिर्फ प्रॉफिट में, वोटिंग राइट्स को अभी भी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में भी कौन सा? जब आपका प्रॉफिट सबको बांटने के बाद अगर बच जाता है। देखो, प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं, अभी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन समझा था प्रॉफिट को बांटने का, ठीक है, उसमें से पहले इंटरेस्ट गया, फिर टैक्स गया, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचा उसमें से आप सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देते हो,
उसके बाद जो बच गया वो आपका जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, प्रॉफिट बच जाता है। अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपके पास क्लेम है कि आपके पास जो ये प्रॉफिट बचा है सिर्फ जो इक्विटी शेयर होल्डर का, इसमें भी आपका हिस्सा बन सकता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है या नहीं। नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि आप एक लिमिटेड टाइम के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। अब और फिर अगला है नॉन कन्वर्टिबल, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। आगे बढ़ते हैं, हमारी है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेफरेंस शेयर्स की। मैच्योरिटी पीरियड, इसका मैच्योरिटी पीरियड से मतलब है कि कंपनी इज़ नॉट नीडेड टू रीपे द अमाउंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कि कंपनी ज़रूरी नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे अपने लाइफ की अवधि के दौरान ही देगी, उसको लिक्विडेशन के टाइम पे देती है। अगर आपके पास पहले ही कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको 5 साल के बाद आपके शेयर्स रिडीम हो जाएंगे तो वो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है तो कंपनी अपनी लिक्विडेशन के वक्त करती है इनकी मैच्योरिटी। फिर नेक्स्ट आता है आपको क्लेम ऑफ इनकम। इनकम में कैसा आपका क्लेम है, फिक्स रेट पे दिया जाता है, डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दे हैव प्रायर क्लेम इन द प्रॉफिट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनकम या प्रॉफिट में क्लेम दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लेम ऑन एसेट्स। ऐसे ही एसेट्स की बात है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विड होती है, विलय हो, कंपनी खत्म होती है, बंद करते हैं जब कंपनी को, तो उसमें जो एसेट्स का बंटवारा करते हैं तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिस्सा देते हैं। फिर नो वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स कभी भी नहीं मिलते। फिर हाइब्रिड टाइप ऑफ सिक्योरिटी। हाइब्रिड का मतलब होता है जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रेफरेंस शेयर क्यों दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि एक तो ये खुद में ही प्रेफरेंस शेयर है और फिर इसमें थोड़ी बहुत इक्विटी की भी क्वालिटी है। प्रेफरेंस तो क्यों है, क्योंकि इसको हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है, वो इसको प्रॉफिट में प्रेफरेंस मिलती है। फिर इक्विटी का क्या ऐसे पोर्शन है कि कुछ शेयर्स जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, वो क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन नेचर है, ठीक है। तो वो उनको थोड़े थोड़े इक्विटी और कन्वर्टिबल हैं, तो वो जो एक फीचर आ गई इक्विटी की, उसकी वजह से आपके प्रेफरेंस शेयर जो है हाइब्रिड टाइप के बन जाते हैं कि इनमें दोनों की क्वालिटीज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा डेट कैपिटल। फर्स्ट था हमारा इक्विटी शेयर, सेकंड था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, अब है हमारा डेट कैपिटल। डेट कैपिटल का मतलब क्या है, डिबेंचर्स है इसका मतलब। देखो, आप जब कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, ठीक है। अब शेयर्स वो इशू करती है तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो पैसे उठाती है लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में उठा रही है पैसे। लेकिन अगर वो जब पैसे एक लोन के रूप में उठाती है, ठीक है, कि उसको रिपे करने हैं उसको, तो उस लोन के रूप में पैसे उठाने को कहते हैं डेट कैपिटल। तो डेट कैपिटल क्या है, डेट कैपिटल रेफर्स टू द डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। इसका मतलब जो आपके डिबेंचर होल्डर होते हैं वो आपको लोन देते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं वो आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फ़र्क है दोनों में, ठीक है। टाइप ऑफ डिबेंचर क्या है, सिंपल डिबेंचर। सिंपल डिबेंचर का मतलब होता है सिक्योर्ड नहीं है। देखो, आप जब किसी को पैसे देते हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हो कि या आप क्या कहते हो कि मेरे को अपने पैसे कुछ टाइम के बाद वापस चाहिए, अगर नहीं दिए तो मैं आपका कोई ना कोई सामान उठा के ले जाऊंगा। वो इसका मतलब क्या है, आपका जो लोन है वो एक सिक्योर हो गया आपके सामने वाले की किसी न किसी संपत्ति के अगेंस्ट, तो उसको कहते हैं सिक्योर्ड, ठीक है। उसे कहते हैं सिक्योर्ड, और जो नहीं है उसके कहते हैं अनसिक्योर्ड। तो सिंपल डिबेंचर्स होते हैं जो हमारे वो अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई गारंटी नहीं दी हुई। जो सिक्योर्ड होते हैं ये सिक्योर्ड हैं अगेंस्ट किसी न किसी एसेट को लेकर, कि मान लो अगर कंपनी आपके पैसे नहीं दे पाती है तो आप कंपनी की कोई जिस एसेट के अगेंस्ट आपने वो डिबेंचर लिया था, आप कंपनी की वो एसेट बेचकर अपने डिबेंचर का पैसे वापस ले सकते हो। अब है नेक्स्ट हमारा बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर का मतलब होता है कि बायर विदाउट एनी रजिस्टरिंग डेट। बियरर डिबेंचर का मतलब है कि जो डिबेंचर होल्डर है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ठीक है, और उसको अगर एक अपना डिबेंचर दूसरे को देना है तो उसको ट्रांसफ़र डीड की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे डिबेंचर्स को कहते हैं बियरर डिबेंचर। इसके ऑपोजिट जो दूसरे डिबेंचर जिनका हमें रजिस्टर मेंटेन करना होता है वो होते हैं हमारे रजिस्टर्ड डिबेंचर।
नेक्स्ट है रिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब है जिनका कंपनी अपनी अवधि के दौरान भुगतान कर देती है, उसे कहते हैं रिडीमेबल। और इसका उल्टा जिनको भुगतान नहीं कर पाते वे होते हैं इरिडीमेबल। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब है कि जिनको ऐसे डिवेंचर जिनको एक टाइम के बाद आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो, वो है कन्वर्टिबल, ठीक है। नॉन कन्वर्टिबल जिसको नहीं करा सकते, ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड का मतलब होता है कि एज ए डिवेंचर वो कौन से टाइप के होते हैं, कन्वर्टिबल होते हैं। यील्ड नो इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि उनके जो डिवेंचर है उनके आगे कूपन रेट नहीं लिखी होती है, ठीक है। जो आप डिवेंचर पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो वो डिवेंचर के आगे जनरली लिखी होती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं लिखी तो इसका मतलब वो डिवेंचर कैसा है, ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है वो। तो इसका मतलब उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट उसमें इंक्लूड होता है वो कैसे होता है कि मान लो आपने 50 रुपये का इशू किया था, लेकिन उसकी रिडम्पशन जो है वो है 500 रुपये की है, ठीक है। आपने 2015 में इशू किया था और आपकी रिडम्पशन जो है 2019 में हुई उसकी 500 रुपये के रूप में। इसका मतलब जो ये एक्स्ट्रा 450 का अमाउंट है ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, इसको माना जाता है, बजाय कि उसके आगे फिक्स परसेंट लिखने के बजाय, इसीलिए इसको कहते हैं ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है गारंटी बॉन्ड। गारंटी बॉन्ड का मतलब होता है कि आपकी मान लो आपने कंपनी का डिवेंचर खरीदा है, कंपनी आपके पैसे रिटर्न करने का वादा करती है, लेकिन अगर कंपनी आपके पैसे रिटर्न ना करे तो एक तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि अगर कंपनी नहीं दे पाई तो मैं दूंगा आपको कंपनी के बिहाफ पर। इसका मतलब किसी ने गारंटी ली है, ऐसे डिवेंचर को कहते हैं गारंटेड डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की फ़ीचर्स क्या हैं देखो, मैच्योरिटी का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसका भुगतान होना। तो ये इनका होता है, इनकी मैच्योरिटी फिक्स होती है, एक लिमिटेड टाइम के बाद इनको भुगतान कर दिया जाता है। क्लेम ऑन प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट भी क्लेम होता है, कैसे, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया ना इंटरेस्ट जाता है प्रॉफिट में से, वही इनका क्लेम ऑन प्रॉफिट है। क्लेम ऑन एसेट का मतलब होता है कि जब कंपनी लिक्विड होती है तो कंपनी की एसेट्स जब बांटी जाती हैं तो उसमें सबसे पहला हिस्सा हम अपने डिवेंचर्स को देते हैं। अब डिवेंचर्स को ना हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले का हिस्सा देते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल, इनका कंपनी में कोई कंट्रोल नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल बिकॉज दे डू नॉट इन्वेस्ट इन कंपनी, दे जस्ट गिव लोन टू द कंपनी। तो ये हो गई हमारी फीचर्स। 3 इंस्ट्रूमेंट हमने कर लिए हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।